नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म ऑपरेशन ट्विस्ट। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है ये पता होना चाहिए। अब देखते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। तो नॉर्मल टाइम में क्या होता है, जब भी कभी नॉर्मल टाइम होता है तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई या तो मार्केट में पैसा डालता है या पैसा निकालता है। पर ऑपरेशन ट्विस्ट में आरबीआई एक्सचेंज करता है। ठीक है, तो आरबीआई अपने पास जो भी रखा हुआ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ है जो जल्दी मैच्योर होने वाला है उसको क्या करती है, मार्केट में बेच देता है। तो इससे क्या होता है, आरबीआई के पास कैश आ गया। अगर आरबीआई अपना शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को, जो भी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ है उसको मार्केट में बेचेगा तो आरबीआई के पास क्या आएगा, कैश आएगा। ठीक है, फिर उसी कैश से क्या करेगा आरबीआई, मार्केट से लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, ठीक है, जो कि 10 साल 20 साल का होगा उसको खरीद लेता है, कि शॉर्ट टर्म को बेच के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को खरीद लेता है। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो जब आरबीआई बहुत सारे लॉन्ग टर्म बॉन्ड को खरीदने लगता है तो उस बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाती है। अब हो क्या रहा है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो है इसको क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को, लॉन्ग टर्म बॉन्ड को खरीद रहा है, तो उस बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने से बॉन्ड की प्राइस क्या चली गई, ऊपर चली गई। किसी भी चीज़ का डिमांड जब होगा तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर उसका प्राइस चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ होता क्या है कि जब बॉन्ड प्राइस ऊपर जाएगा तो उसका यील्ड, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे गिर जाता है। ये आपको याद रखना है कि ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, कि जब बॉन्ड का प्राइस ऊपर गया तो उसका जो यील्ड है वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाता है। ये चीज़ आपको याद कर लेना है। मैंने बॉन्ड वाले में डिटेल में बताया भी है कि आखिर ऐसा क्यों होगा कि जब बॉन्ड का प्राइस ऊपर चला जाएगा तो इंटरेस्ट रेट जो है नीचे गिर जाएगा। ठीक है, बॉन्ड का प्राइस ऊपर गया मतलब अब आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जब लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को कम करना होता है। ठीक है, कि लॉन्ग टर्म में हमारा मकसद क्या था, इंटरेस्ट रेट को कम करना। तो जब लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट को कम करना होता है तो बड़ी कंपनीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर या नए प्रोजेक्ट्स के लिए सस्ता लोन मिलने लगता है। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो होगा क्या, जो भी बड़ी कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, कोई नया प्रोजेक्ट करना है, उनको सस्ता लोन चाहिए तो उसको सस्ता लोन मिलने लगता है और इससे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। इस चीज़ को समझते हैं कि बिफोर ऑपरेशन ट्विस्ट, ठीक है, गिव मी अ मोमेंट, बिफोर ऑपरेशन ट्विस्ट एंड आफ्टर ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो बैंक के पास दो इश्यूज़ हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैश इश्यूज़ हैं और लॉन्ग टर्म एसेट का इश्यूज़ है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में कैश का प्रॉब्लम है कि शॉर्ट टर्म में क्या है, कैश नहीं है, और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एसेट का इशू आता है। तो समझते हैं कि बैंक के पास जो भी डिपॉजिट पैसा था वो 1 साल वाला था। तो इसका मतलब क्या है कि बैंक वो पैसा सिर्फ 1 साल के लिए ही किसी को लोन पे दे सकता था। ठीक है, बैंक शॉर्ट टर्म वाले में क्या होता है, कैश का प्रॉब्लम होता है ना, कि बैंक के पास जो भी डिपॉजिट था, पैसा था, वो 1 साल वाला था। तो इसका मतलब यही है कि बैंक वो पैसा सिर्फ 1 साल के लिए ही किसी और को लोन पे दे सकता था ना। अगर शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा तो वो 1 साल के लिए ही दे पाएगा। तो ये इशू था। अब लॉन्ग टर्म एसेट वाले में क्या इशू था कि बैंक्स ने गवर्नमेंट बॉन्ड, जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीद के रखे थे, जो कि सपोज अगर 2032 में मैच्योर होने वाला था। कब मैच्योर होने वाला था, जो भी खरीद के रखे थे 2032 तक मैच्योर होने वाला था। तो इसका मतलब क्या था कि उनका एक बड़ा अमाउंट वहाँ ब्लॉक था और उनको कैश कब मिलने वाला था, 10 साल बाद मिलने वाला था। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि बैंक के पास तुरंत देने के लिए बड़ा कैश था ही नहीं, इसीलिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई था। इसीलिए तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को घटाना चाहते हैं और इसी के लिए ऑपरेशन ट्विस्ट है। ठीक है, तो आफ्टर ऑपरेशन ट्विस्ट आरबीआई का क्या, यहाँ पे हम देखें कि क्या हुआ कि आरबीआई ने मार्केट में आकर 2 काम किया। शॉर्ट टर्म में क्या किया, आरबीआई ने बैंक्स को शॉर्ट टर्म में जो बॉन्ड दिया था, ठीक है, जो 1 साल में मैच्योर होगा, ठीक है, उसको बेचा और एक्स्ट्रा कैश ले लिया। ठीक है, उससे क्या हुआ, क्योंकि बैंक को वो कैश वैसे भी 1 साल बाद डिपॉजिटर को लौटाना था, तो ये हुआ। तो आरबीआई ने क्या किया, जो है बैंक को वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को बेचा, ठीक है, और उसका एक्स्ट्रा कैश ले लिया। देन दूसरा लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है कि आरबीआई ने बैंक से उनके 2032 वाले बॉन्ड को खरीद लिया और बदले में बैंक को फ्रेश कैश दे दिया। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो पैसा बैंक को 2032 में मिलने वाला था वो उन्हें आज ही मिल गया। तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि अब बैंक के पास बहुत सारे कैश आ गया।
ठीक है। अब उनके पास क्या है, बहुत सारा कैश आ गया। पहले बैंक को कैश के लिए 10 साल वेट करना पड़ रहा था, पर अब वो क्या कर सकते थे, वो कैश उसके हाथ में था, ठीक है। और इस एक्स्ट्रा कैश की वजह से बैंक अब जो है बड़ी कंपनीज को 10 साल तक के लंबे लोन्स जो है सस्ते रेट पर दे सकते थे, ठीक है। तो इसी वजह से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट नीचे गिर जाता है। तो यही सारा लॉजिक है जो हमने बात की। तो अब होता क्या है कि जब आरबीआई ऑपरेशन ट्विस्ट करता है, ठीक है, जब ऑपरेशन ट्विस्ट हो रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, मार्केट में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट गिरने लगता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अभी अगर बैंक ए है और अभी भी 10% पे लोन दे रहा है, ठीक है, लेकिन मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर चुका है, तो बैंक बी सोचेगा कि मैं 9% पे लोन देता हूं ताकि सारे कस्टमर मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो अब कंपटीशन की वजह से बैंक ए को भी अपना रेट कम करना पड़ेगा, ठीक है। बैंक एक दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहते, इसीलिए उन्हें अपनी लेंडिंग रेट को कम करना ही पड़ता है, ठीक है। तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन, तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन का क्या मतलब है कि जब आरबीआई कोई चेंज करे, ठीक है, तो उसका फ़ायदा जो है एंड यूज़र तक पहुंचना चाहिए, जो आम आदमी है उस आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। कई बार ऐसा क्या होता है क्या कि आरबीआई तो रेट कम कर रहा है, पर बैंक्स जो है अपना मुनाफा प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में लोन को सस्ता नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऑपरेशन ट्विस्ट एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है जो कि बैंक को रेट कम करना ही पड़ता है, ठीक है। जब आपका होता क्या है कि होम लोन या बिजनेस लोन सस्ता हो जाता है, तो तब हम कहते हैं कि हाँ बेटर मॉनेटरी ट्रांसमिशन हुआ है। अगर जो है आरबीआई के एक्शन का फ़र्क ही नहीं पड़ा तो हम क्या कहेंगे कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन तो अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो जैसा आपने ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में पढ़ा है, तो इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या कर रहा है, यहाँ पे बॉन्ड को बेच या खरीद रहा है। लेकिन ऑपरेशन ट्विस्ट में वही चीज़ हो रहा है, लेकिन फ़र्क इतना है कि आरबीआई साथ साथ जो है खरीद भी रहा है और बेच भी रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी का ही एक टूल है जिससे कि इकोनॉमी में क्या हो सके, लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है। तो सिर्फ यही एक चीज़ है, इस चीज़ को समझना है। तो जो ये ऑपरेशन ट्विस्ट है ये क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन ही है और ये पार्ट है आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसलिए इसमें हम अब देखते हैं क्वेश्चन। हमने बहुत सारी बातें कर ली, ऑपरेशन ट्विस्ट को समझ लिया। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो यस, यही होता है। आरबीआई पंप्स एडिशनल मनी इनटू द सिस्टम टू इंक्रीज लिक्विडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ एडिशनल मनी पंप नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं होता है कि हाँ लिक्विडिटी डाला जाए, ठीक है। यहाँ बॉन्ड को बेचना और खरीदना ऐसी वाली चीज़ें होती है, ठीक है। इट हेल्प्स इन मॉनेटरी ट्रांसमिशन, तो हाँ ये हेल्प करता है। तो इसका आंसर है 1 और 3, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं 45. Which of the following statement are true regarding long term operation? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के लिए कौन सा सही है? तो समझते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इट कम्स अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो बिल्कुल सही बात है, ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर आता है। देन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि द इंटरेस्ट रेट शुड बी एट और अबव द रेपो रेट, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट रेपो रेट से अबव होगा ही, तो ये भी सही है। उसके बाद जो है ये क्या कहा जा रहा है, इट इज़ लॉन्ग टर्म लेंडिंग बाय आरबीआई, तो ये भी सही है, ये लॉन्ग टर्म लेंडिंग ही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑल है। सो बेसिकली अगर हम देखें नॉर्मल रेपो रेट और ऑक्शन, इसको समझते हैं, ठीक है। देन समझते हैं कि लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशन क्या है। तो जो नॉर्मल रेपो रेट है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि आरबीआई बैंक को क्या करता है, आरबीआई बैंक्स को पैसा लेंड करता है रेपो रेट पर, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है, कितना, 0.25% तक होगा, ठीक है। इतना ही लेंड करेगी, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर बैंक को इससे ज़्यादा पैसा चाहिए तो आरबीआई ऑक्शन करवाती है, ठीक है। मतलब क्या होगा, बोली लगेगा, ऑक्शन करवाएगा। और इस ऑक्शन में इंटरेस्ट रेट जो है फिक्स नहीं होता है, बल्कि डिमांड पे डिपेंड करता है। अगर बहुत सारे बैंक को पैसा चाहिए तो इंटरेस्ट रेट रेपो रेट से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और आरबीआई ऑक्शन में वही बोली एक्सेप्ट करता है जो रेपो रेट के बराबर या उससे ऊपर हो। अगर किसी बैंक ने रेपो रेट से कम इंटरेस्ट देने की बात की है तो आरबीआई उसका बिड रिजेक्ट कर देगा, सिंपल सी यही बात है। अब लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में क्या होता है, एलटीआरओ में, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में होता है कि नॉर्मली रेपो जो है सिर्फ एक दिन के लिए होता है, ओवरनाइट के लिए होता है, लेकिन एलटीआरओ में ये 1 से लेकर के 1, 2, 3 ईयर्स, 1 से 3 साल तक हो सकता है। तो इसका टारगेट क्या होता है, इसका टारगेट होता है कि मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा पहुंचे, ठीक है।
और रेट अगर देखें तो जनरली रेपो रेट पर ही दिया जाता है या वेरिएबल रेट जो आरबीआई डिसाइड करे, ठीक है, जो कि बैंक्स के लिए काफ़ी सस्ता पड़ता है क्योंकि लॉन्ग टर्म्स लोन्स यूजुअली ज़्यादा महंगा नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल रेपो रेट देखो तो 1 रात के लिए, और एलटीआरओ जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है 1 to 3 ईयर्स के लिए। और नॉर्मल रेपो रेट अगर देखें तो डेली अवेलेबल होता है, लेकिन एलटीआरओ हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, जब आरबीआई को लगे कि ज़रूरत है तब, ठीक है। और नॉर्मल रेपो रेट में क्या होता है कि कोलेट्रल देना पड़ता है, 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देनी पड़ती है, ठीक है। पर एलटीआरओ में क्या होता है कि सिक्योरिटीज़ चाहिए तो होती है पर फ्लेक्सिबल हो सकता है, ठीक है, यही से। तो नॉर्मल जो है रेपो रेट और एलटीआरओ के बारे में हमने देख लिया। तो एलटीआरओ क्यों, अगर इकोनॉमी में कोई इन्वेस्टमेंट और सस्ता लोन जो है बढ़ाना चाहे आरबीआई, तब जो है एलटीआरओ किया जाता है। तो इसीलिए हमने इसको देख लिया कि ये आरबीआई के लेफ के अंदर आता है। हाँ आता है, इंटरेस्ट रेट शुड बी एट और द अबव रेपो रेट, तो हाँ बिल्कुल इंटरेस्ट रेट जो है रेपो रेट से ऊपर होना चाहिए। और ये क्या है, लॉन्ग टर्म लेंडिंग है आरबीआई के द्वारा, तो ये तीनों सही है। अब देखते हैं 146 के बारे में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द इम्पैक्ट ऑफ एलटीआरओ कंडक्टेड बाय आरबीआई। तो आरबीआई जो कंडक्ट करवा रहा है एलटीआरओ, तो इससे क्या क्या हो सकता है। कहा जा रहा है इंक्रीज इन मनी सप्लाई, तो हाँ इंक्रीज होगा। दूसरा, अगर मनी सप्लाई होगा तो क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो बढ़ सकता है, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। तीसरा कहा जा रहा है इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ये नहीं होगा। फिर चौथा, इंक्रीज इन लिक्विडिटी विथ बैंक्स, तो हाँ लिक्विडिटी भी बढ़ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी 1, 2 and 4। सो समझ लेते हैं कि आखिर इन मनी सप्लाई का, ठीक है, ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं मनी सप्लाई का, इन्फ्लेशन का और इंटरेस्ट रेट का, ठीक है, इसका क्या जो है रिलेशन है, ठीक है। मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन का कनेक्शन देखते हैं। तो पहले बेसिक रूल समझना जरूरी है कि जब भी मार्केट में पैसा आएगा, मनी सप्लाई होगा, पैसा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो लोगों के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैश होगा। और अगर मार्केट में सामान मीन्स जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, उतना ही है, पर जो खरीदने वाले लोगों के पास जो है पैसा ज़्यादा है, ठीक है। मतलब मार्केट में आउटपुट ज़्यादा नहीं आ रहा है, कि ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है, नहीं, लेकिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो वो एक ही चीज़ को खरीदने के लिए ज़्यादा दाम देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसी को कहा जाता है कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, ठीक है। तो इसके बदले में फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ते ही इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। भाई लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोग करेंगे क्या, अल्टीमेटली बाई करेंगे, तो महंगाई बढ़ेगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब है कि इन्फ्लेशन प्लस रियल इंटरेस्ट रेट। जब भी हम कहते हैं ना नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, जब हम कहते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं, ठीक है, प्लस जो रियल इंटरेस्ट रेट है उसको देख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बैंक्स को भी अपनी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि उन्हें असलियत में क्या हो कि नुकसान ना हो, ठीक है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा ताकि उन्हें नुकसान ना हो। तो ये हमने देखा, ठीक है। उसका दूसरा देखते हैं कि यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि अगर जो है मार्केट में मनी सप्लाई हो रहा है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। अब देखते हैं एलटीआरओ का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। तो जब एलटीआरओ के जरिए बैंक को पैसा मिल रहा है, यहाँ एलटीआरओ में भी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में भी क्या हो रहा है, बैंक को पैसा मिल रहा है, तो उसका असर कैसे होगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या कैसे होगा कि सिस्टम में पैसा आ जाएगा, मतलब लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब सप्लाई बढ़ती है, अब अगर पैसा आ गया, ठीक है, अगर सप्लाई बढ़ गया और बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, तो प्राइस गिरता है। तो यहाँ पैसे का प्राइस क्या है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, यहाँ पैसे का प्राइस क्या है, इंटरेस्ट रेट। तो पहला असर ये होता है कि इंटरेस्ट रेट नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लिंक है, ये हमें एकदम डायरेक्ट देखने के लिए मिलता है कि तुरंत क्या असर होगा, तुरंत सिस्टम में जैसे ही लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, जैसे ज़्यादा पैसा बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा। अगर किसी चीज़ का सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, सप्लाई बढ़ता जा रहा है, तो उसका प्राइस गिरेगा। तो यहाँ पे प्राइस क्या गिरेगा, इंटरेस्ट रेट जो है गिर जाएगा। तो पहला तो असर हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया। जितना मार्केट में पैसा लेकर के आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा। अब किसी को ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल सी ये बात है कि अब मार्केट में बहुत सारा पैसा है, लोगों को उस पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा ना बैंक को, या मार्केट में इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा, ठीक है। कोई लोन लेने के लिए तैयार ही नहीं है।
देन दूसरा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है कि जब वही पैसा मार्केट में घूमने लगता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ डिक्रीज होगा, ना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ेगा, LTRO से तो मार्केट में पैसा आ रहा है, और पैसा जब आ रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा तो इंटरेस्ट रेट घटेगा, यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं। ठीक है, यही हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे घटेगा। उसके बाद अब इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं कि जब वही पैसा मार्केट में घूमने लगता है तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। क्या होगा, इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो एंड में इंटरेस्ट रेट को फिर से बढ़ाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट असर है। तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है कि वही पैसा जो है घूमने लगता है। ठीक है, वही पैसा मार्केट में आ रहा है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब बाद में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट है। तो ये इस चीज़ को समझना है कि यहाँ लिक्विडिटी तो बढ़ेगा बैंक का, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, मनी सप्लाई भी बढ़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि मनी सप्लाई ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, जब पैसे का क्रंच ही नहीं है तो इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ेगा। ठीक है, ये है। देन अब देखते हैं 147। सो पहले समझते हैं लिक्विडिटी क्या है, देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिक्विडिटी कहने का मतलब है कि जो भी रेडिली अवेलेबल कैश होता है बैंक के पास, ठीक है, जो ज़रूरी होता है बैंक के शॉर्ट टर्म बिजनेस के लिए, फाइनेंशियल नीड के लिए, ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम को जो भी पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है, फाइनेंशियल जो भी नीड्स है, डे टू डे ऑपरेशंस है, उसके लिए तो हम क्या कहते हैं, इसको लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी कहते हैं। तो अब लेफ क्या है, तो लेफ के बारे में जो है हम दो चीज़ जान चुके हैं। ठीक है, पहले ही हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें लेफ के बारे में जान चुके हैं। तो अगर बैंक्स को, ठीक है, RBI से पैसा उधार लेना पड़ रहा है, मतलब RBI से बैंक को बोरो करना पड़ रहा है, तो सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी है, मतलब सिस्टम में डेफिसिट है, तभी तो जो है उधार लेना पड़ रहा है। अगर सिस्टम में ऑलरेडी बैंक के पास पैसा रहेगा तो बैंक उधार क्यों लेगा। इसलिए रेपो के जरिए क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, लिक्विडिटी को डाला जाता है। ठीक है, वो क्या लेते हैं, उधार लेते हैं, बदले में बैंक में पैसा आता है। ठीक है, उसके बाद सरप्लस। सरप्लस कहने का मतलब ज़्यादा, अगर बैंक के पास अपना पैसा बहुत ज़्यादा है, बैंक के पास लिक्विडिटी भरा हुआ है, बहुत सारा पैसा है, तो बैंक अब क्या करेगी, रिवर्स रेपो के जरिए RBI को दे देगी पैसा, और जो भी रहेगा, ठीक है, तो एक्सेस लिक्विडिटी है तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यही चीज़ होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में। देन नेक्स्ट अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजन फॉर द डेफिसिट इन बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी। ठीक है, तो जो बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी है वो घट कैसे सकता है। ठीक है, लिक्विडिटी का क्या मतलब है कि बैंकिंग सिस्टम में पैसा है तो ये पैसा घट कैसे सकता है। एन अपटिक इन द बैंक क्रेडिट, तो बैंक अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट देगा तो उसका लिक्विडिटी तो कम होगा, तो इसलिए ये सही है। देन एडवांस टैक्स पेमेंट बाय द कॉर्पोरेट, तो कॉर्पोरेट अपना ज़्यादा से ज़्यादा सारा पैसा कहाँ रखता है, रखती है बैंक के पास रखती है। तो अगर बैंक जो है एडवांस टैक्स पेमेंट कर दे रही है तो बैंक से पैसा कहाँ चला गया, गवर्नमेंट के पास, तो लिक्विडिटी घटा, तो ये भी जो है सही है। देन इंक्रीमेंटल डिपॉजिट ग्रोथ रेट नॉट कीपिंग पेस विथ क्रेडिट डिमांड, मतलब डिपॉजिट कम हो रहा है, सिंपल मतलब में कि डिपॉजिट क्या हो रहा है, डिपॉजिट कम हो रहा है, और जो क्रेडिट डिमांड है वो ज़्यादा है, मतलब लोग लोन ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन डिपॉजिट कम कर रहे हैं, तो इस केस में भी बैंकिंग के पास लिक्विडिटी कम होगा, तो ये भी हो गया। और चौथा कहा जा रहा है इंटरवेंशन ऑफ RBI इनटू द फॉरेक्स मार्केट टू प्रिवेंट रूपी डेप्रिसिएशन। RBI क्या करेगी, इंटरवीन करेगी फॉरेक्स मार्केट में ताकि रूपी डेप्रिसिएशन को रोका जाए, तो इस केस में भी लिक्विडिटी घटेगा। कैसे घटेगा, ठीक है, रूपी डेप्रिसिएशन के लिए RBI क्या करेगा, सेल करेगा डॉलर को। ठीक है, डॉलर को सेल करेगा फॉरेक्स मार्केट में। अगर डॉलर को जो है सेल करेगा और परचेज करेगा रुपी को, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से होगा डेफिसिट होगा। ठीक है, डेफिसिट ऑफ लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डॉलर को सेल कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट में और परचेज कर रहे हैं रुपी को, हम नहीं, आई मीन RBI। तो RBI अगर ज़्यादा से ज़्यादा रुपी को परचेज करेगा तो लिक्विडिटी घटेगा ना, बैंकों के पास से लिक्विडिटी आएगा, तो दैट्स इट, यही कहा जा रहा है। तो इन चारों केसेस में लिक्विडिटी घटेगा। देन अब देखते हैं 148,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉनिटरी पॉलिसी फॉलोड बाय आरबीआई। ठीक है, तो इट फॉलोज फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट, तो हाँ डेफिनेटली ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट को फॉलो करता है, 4 +-2 का बैंड है। उसके बाद वाइल द इन्फ्लेशन इज इन कंट्रोल आरबीआई कैन फोकस ऑन ग्रोथ, तो हाँ अगर जो है मॉनिटरी पॉलिसी का मेन एम क्या है कि प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, तो जब इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में रहेगा तो आरबीआई फोकस कर सकता है कंट्री के ग्रोथ के ऊपर, और इससे क्या होगा फिर रिड्यूस होगा रेपो रेट, और रिड्यूस भी कर सकता है रेपो रेट को, तो ठीक है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो फोकस ग्रोथ के ऊपर होगा। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज एक्सप्लिसिट मैंडेट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, एक तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट, ठीक है, खास करके एग्जाम हॉल में तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब भी कुछ ऐसा वर्ड आए। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करी गई है, यहाँ पे मॉनिटरी पॉलिसी का फोकस किसके ऊपर होता है, प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर नहीं, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही ब्रॉड टर्म होता है, ठीक है। जब हम कहते हैं प्राइस स्टेबिलिटी तो ये सफिशिएंट नहीं है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। अगर ये हमारा यहाँ एम क्या होता है, आई मीन जो मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई का एम क्या है कि इन्फ्लेशन, महंगाई ना बढ़े, इन्फ्लेशन को कम से कम रखा जाए। तो अगर ये भी देखा जाता है कि इन्फ्लेशन अगर कम भी है और अगर काफ़ी ज़्यादा एनपीएज है या कुछ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, तब भी तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हो सकता है, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी अलग हुआ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ब्रॉड टर्म हो गया, तो यहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर नहीं बल्कि इन्फ्लेशन के ऊपर रहता है, मतलब प्राइस जो है स्टेबल रहे, प्राइस के ऊपर ध्यान रहता है, ना कि पूरा फाइनेंस के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाता है। देन चौथा क्या कहा जा रहा है, अचीविंग मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव विल इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये 4 का आंसर, 148 का आंसर क्या है, 148 का आंसर है बी, ठीक है। 1 और 2 सही है, 148 का आंसर क्या है, बी है, 1 और 2, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अचीविंग मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव विल इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेशन नहीं है, सिर्फ पैसा कम हो गया तो ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ ही जाएगा, हेल्प करेगा ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, और भी चीज़ है, ठीक है। इससे तो सिर्फ महंगाई ही बढ़ेगा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए इसका आंसर होता है 1 और 2। उसके बाद देखते हैं 149, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स आर यूज्ड एट आरबीआईज डिस्क्रिशन रादर देन बैंक्स अवेलिंग द फैसिलिटी एज पर देयर ओन रिक्वायरमेंट। तो आरबीआई के डिस्क्रिशन पे कौन सा मिलेगा, ठीक है। तो जो भी रेपो है या रिवर्स रेपो है वो आरबीआई के डिस्क्रिशन पे मिलता है। तो इसमें अगर हम देखें तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, लॉन्ग टर्म रेपो मीन्स LTRO, उसके बाद ओवरनाइट फिक्स्ड रेट रेपो लेंडिंग, यहाँ पे भी रेपो आ गया ना, तो आरबीआई, रिवर्स रेपो आरबीआई, तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म रेपो मीन्स यहाँ पे ये ध्यान रखना है, रेपो, रिवर्स रेपो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। ये जो भी चीज़ है LTRO, ये सब सारा जो है आरबीआई के डिस्क्रिशन पे होगा, और बैंक के डिस्क्रिशन पे क्या होगा हम पहले ही देख चुके हैं, SDF और MSF, ये बैंक के डिस्क्रिशन पे होगा, ठीक है। MSF में क्या किया जा रहा है, बैंक के द्वारा बोरो किया जा रहा है, और यहाँ पे रेपो रेट से कितना ज़्यादा लगता है, प्लस 0.25% ज़्यादा लगता है रेपो रेट प्लस, ठीक है। और SDF के केस में यहाँ पे बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, आरबीआई में एक्स्ट्रा पैसा जो भी बैंक के पास है वो जमा कर दिया जाता है बिना कोलेट्रल के, तो ये बैंक के डिस्क्रिशन पे है, ये दोनों चीज़ देख चुके हैं। अब देखते हैं 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज यूज्ड इज और आर यूज्ड टू ऑब्जर्व द मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इन द इकोनॉमी, ठीक है। इसमें से कौन सा इंडिकेटर को का यूज़ किया जाता है ताकि ऑब्जर्व किया जा सके मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, अच्छा पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट, ठीक है। दूसरा वेटेड एवरेज डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट रेट, देन 1 ईयर मीडियन MCLR, चौथा MSF रेट। तो MSF रेट नहीं आएगा, ठीक है, ये MSF रेट नहीं आएगा, 4 इसमें नहीं आएगा, 150 का आंसर होगा बी, ठीक।
ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी जब ट्रांसमिशन हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, तो इसका सिंपल सा इतना सा मतलब है कि आरबीआई अगर रेपो रेट को बदल रहा है, ठीक है, अगर रेपो रेट में बदलाव कर रहा है या कोई अदर ऑपरेशन कर रहा है जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो फिर इसका जो है क्या फ़र्क पड़ रहा है डिपॉजिट पे और लेंडिंग रेट पे फाइनेंशियल मार्केट में, और डेफिनेटली फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर आरबीआई बदलाव कर रहा है रेपो रेट में तो फ़र्क पड़ना चाहिए, यही होता है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। तो जब आरबीआई रेपो रेट को चेंज करता है, ठीक है, जब एमएसएफ रेट क्या है, एमएसएफ हम देख पा रहे हैं कि रेपो रेट प्लस 0.25% और लगता है। तो जब आरबीआई रेपो रेट को चेंज करेगा तो ऑटोमेटिकली एमएसएफ रेट चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये इसीलिए ये कोई ट्रांसमिशन तो नहीं हुआ, इसकी वजह से कोई बदलाव तो नहीं होने वाला है, इसीलिए 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये हो गया। वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट, वेटेड एवरेज डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट रेट और 1 ईयर मीडियन एमसीएलआर, ठीक है, एमसीएलआर भी है, एमएसएफ रेट सिर्फ नहीं है क्योंकि एमएसएफ रेट डिपेंड ही कर रहा है रेपो के ऊपर, ठीक है, रेपो के बाद प्लस 0.25% लग रहा है इसलिए।